हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सबको हमारा यानी अमन सर का प्यार भरा नमस्कार। उसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इट एज अ डमी सब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ही देख चुके होंगे या आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हेडिंग दी हुई है यूज़ ऑफ इट एज अ डमी सब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज़ डमी सब्जेक्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज़ डमी। ठीक है, तो आज हम इट के बारे में आपको बताएगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, किस किस रूप में होता है। ठीक है, बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो यूज़ ऑफ इट एज अ डमी सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुके हैं, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कहाँ कहाँ पे आ सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है यूज़ ऑफ इट एज अ डमी सब्जेक्ट। तो कह रहा है एज अ डमी सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि डमी सब्जेक्ट के अलावा भी कहीं किसी रूप में ये यूज़ होता है। जी हाँ, चलिए देखते हैं और किस रूप में यूज़ होता है। तो चलिए हम इधर पहले लिखते हैं इट। देखिए, आप एकदम ईजिली वे में समझिएगा। पहला, इसको हम किस रूप में यूज़ करते हैं, प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, प्रोनाउन के रूप में। दूसरा, डमी सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, जो इट यूज़ होता है वो दो रूप में यूज़ होता है। पहला प्रोनाउन के रूप में, दूसरा डमी सब्जेक्ट के रूप में। तो जो प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है वो किस रूप में यूज होता है, प्रोनाउन आपको पता होगा। एक तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और इट केवल ऐसा है जिसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका इट है प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन भी आपके तीन होते हैं, कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये जो आपका इट होता है ये आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन का क्या, सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ठीक है, अब हम खूबी बताते हैं दोनों को कैसे आप अलग करेंगे कि ये इट जो है डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है कि प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। समझिए, जब इट आपका प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो इसकी क्या क्वालिटी होगी। इधर से देखिए, हम कह रहे हैं जब प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा तो ये किसी न किसी नाउन को रेफ़र करता है, पार्टिकुलरली, मतलब विशेष रूप से ये किसी न किसी संज्ञा को क्या करेगा, रेफ़र करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते, तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू एनी नाउन इन पार्टिकुलर। तो ये जो इट होता है वो क्या करता है, रेफ़र करता है किसको, किसी नाउन को, पार्टिकुलर, विशेष रूप से, पार्टिकुलरली कह सकते हो, विशेष रूप से। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है आपका इट, ये एक हिंदी मीनिंग रखता है, एक क्लियर हिंदी मीनिंग रखता है। हम कह सकते हैं कीप अ क्लियर हिंदी मीनिंग। ठीक है, कीप अ क्लियर हिंदी मीनिंग। ठीक है, फिर समझिए, जब आपका इट प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल, और ये पूरे इंग्लिश ग्रामर में केवल और केवल इट ही ऐसा है जो पर्सनल के साथ साथ इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। और ये पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा, थर्ड पर्सन, वो भी हमेशा किस में होता है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, कह रहा है रेफर्स, किसी न किसी चीज़ को दर्शाता है, ये बताता है, रिप्लेस करता है किसको, किसी नाउन को। ठीक है, वैसे भी नाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन के रूप पे यूज़ होता है या प्रोनाउन के स्थान पे यूज़ होता है। और जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा तो ये एक हिंदी मीनिंग देगा। ठीक ना, एक क्लियर हिंदी मीनिंग देगा।
लेकिन अब आप आते हैं डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तब ये कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो ये इसी का उल्टा हो जाता है, इट मीन्स अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं इट डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कोई भी नाउन इन पार्टिकुलर, ठीक है, इन पार्टिकुलर। तो जब ये डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ये किसी नाउन को विशेष रूप से दर्शाता नहीं है, या किसी नाउन के रूप में विशेष रूप से आता नहीं है, ठीक है। दूसरा, और इसकी एक हिंदी मीनिंग नहीं होती। इट मीन्स कह सकते हैं डज नॉट कीप अ क्लियर हिंदी मीनिंग, डज नॉट कीप अ क्लियर हिंदी मीनिंग, ठीक है। डज नॉट कीप अ क्लियर हिंदी मीनिंग। फिर समझिए, जो इट होता है आपका दो रूपों में यूज़ होता है। इट जो होता है आपके कितने रूपों में, दो रूपों में यूज़ होता है। पहला एज ए प्रोनाउन, दूसरा एज अ डमी सब्जेक्ट। तो जब प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है तो कौन से प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। और केवल इट ही ऐसा प्रोनाउन है जो इम्पर्सनल भी कहा जाता है। और ये थर्ड पर्सन के रूप में यूज़ होता है, वो भी हमेशा किस में, सिंगुलर फॉर्म में। और जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है तो देखिए कह रहा है इट रेफर्स टू एनी नाउन इन पार्टिकुलर या पार्टिकुलरली, ठीक है। दूसरा, कीप अ क्लियर हिंदी मीनिंग। ये जब प्रोनाउन के रूप में यूज होता है एक क्लियर हिंदी मीनिंग रखता है। और उसी को उल्टा ये हो जाता है, कह रहा इट डज नॉट रेफर टू एनीथिंग इन पार्टिकुलर। ये किसी भी नाउन को विशेष रूप से रेफ़र नहीं करता है और इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है क्लियर रूप से, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अगर आप ये समझ लिए हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें बता रहे हैं हम आपको, वो ना तो आपको हो सकता है किताब में मिले सही रूप में, और ना तो आपको किसी भी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, कहाँ पर हम पहचान सकते हैं ये डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, द बेबी वाज क्राइंग, ठीक है। द बेबी वाज क्राइंग। फिर कहेंगे बिकॉज इट वाज हंग्री, ठीक है। द बेबी वाज क्राइंग, द बेबी वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज हंग्री, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल पहला हुआ। एंड सेकेंड वन एग्जाम्पल इज राम इज टेलिंग मी दैट वाज संडे स्टरडे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द बेबी वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज हंग्री। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज राम इज टेलिंग मी दैट इट वाज संडे स्टरडे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको दो एग्जाम्पल मिला है, और पहले में आपका इट कहाँ है, ये है। दूसरा आपका इट कहाँ है, ये है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसमें समझें तो आपका इसमें दो आपके सेंटेंस हैं। तो जो पहले का है ये आपका क्या है, द बेबी। ये एक नाउन है और किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको वैसे भी पता होगा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। अगर आपको कहें कौन सा नाउन है तो आप इसको कह सकते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए अब दूसरे की बात करें तो इस वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट है इट है, ठीक है। क्या है, इट। कह रहा था बेबी वाज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा था
बिकॉज इट वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था। तो यहाँ पे देखिए ये जो इट है ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कौन सा जेंडर है, हम इसको कह सकते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर के लिए हम इट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको उसका क्या कहते हैं, जेंडर का निर्धारण नहीं होता है, वो मेल है कि फीमेल है। चलिए, तो इट इस यहाँ इस वाक्य में इट किसके लिए आया है, इस बेबी के लिए, ठीक है ना। ये जो आपका इट आया है इस बेबी के लिए आया है। ये बेबी क्या है, नाउन। तो हम आपको बताए थे जब इट किसी नाउन को रेफ़र करता है, नाउन को दर्शाता है, तो वो कैसे यूज़ किया जाएगा, प्रोनाउन के रूप में। तो हम इसको कह सकते हैं ये किस रूप में यूज़ हुआ है, प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। द बेबी के लिए यहाँ पे क्या आया है, इट आया है। ये इट जो है द बेबी को रेफ़र कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। और ये हिंदी मीनिंग क्या लिख रहा है, वाह। ये आपका हिंदी मीनिंग में, क्योंकि कह रहे हैं द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा था, बिकॉज इट वाज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था। तो वह जो हिंदी मीनिंग भी हमारी क्लियर हो गई, ये प्रोनाउन है और रेफ़र कर रहा है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इट जब प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा तो कैसे पहचानोगे, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। कह रहा है राम इज़ टेलिंग मी दैट इट वाज संडे यस्टरडे। कह रहा है राम इज़ टेलिंग मी, राम मुझे बता रहा है कि इट वाज संडे यस्टरडे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका, नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, समझते जाइएगा। ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इस वाले क्लास का सब्जेक्ट क्या है, आपका इट है। तो आप क्या बता सकते हैं, इट ये किसी नाउन को रेफ़र कर रहा है। इट जो है ये किसी नाउन को विशेष रूप से रेफ़र कर रहा है, नहीं, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इट जो है इस संडे के लिए आया है, जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद ये जो है इसके लिए आया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, क्लियर हिंदी मीनिंग नहीं। कह रहा है राम इज़ टेलिंग मी, राम मुझे बता रहा है दैट कि इट वाज संडे यस्टरडे, कि कल क्या था, रविवार था, कि कल रविवार था। यहाँ पर इट के लिए कुछ आया नहीं आया। तो ऐसे जब सब्जेक्ट आता है तो ऐसे इट को हम क्या कह सकते हैं, डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए हम क्या होता है, कन्फ्यूज़न में होते हैं, हम कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये किस रूप में यूज़ हुआ है। जो हमारे कंपटीशन बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो हमारे PQRS के क्वेश्चन हो, चाहे स्पॉटिंग एरर हो, चाहे आपका सेंटेंस सीक्वेंस का हो, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अब हम देखते हैं कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम समझेंगे कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय या अपने क्या कहते हैं स्पोकन के दौरान हम कहाँ कहाँ पे इट का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। देखिए जो यूज़ ऑफ इट होता है, ठीक है, इट का जो प्रयोग होता है वो हम कई चीज़ों में करते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग जो पर्सनिफाइड की गई हो, जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हो। दूसरा टाइम के लिए, वेदर के लिए, सीज़न के लिए, मंथ, ईयर, डेट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं इनके लिए हम करते हैं। कभी कभी आपका कोई शॉर्ट रिप्लाई हो, कोई शॉर्ट स्टेटमेंट हो या और चीज़ें जो हों उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप समझेंगे कैसे कि इट का यूज़ हम कहाँ करें। देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं सीधे रूप से नहीं पहचान पाते कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, और ये नहीं पहचान पाते कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ आया है। तो ऐसे केसेस में हम डमी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, डमी सब्जेक्ट इट और देयर। तो अभी हम किसकी बात करने चल रहे हैं, इट का। तो पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम पहला यूज़ किसका देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, फॉर यूज़ ऑफ
इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हम कहें यह एक काली पेन है, ठीक है, यह एक काली पेन है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप इट का तो यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम दो रूप में बना सकते हैं। हम कह सकते हैं दिस इज़ आ ब्लैक पेन, एंड सेकेंड वन हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ आ ब्लैक पेन, ठीक है। और कभी कभी जैसे कह दिया कि मेरे पास एक कुर्सी है, उसके 4 पैर हैं, ठीक है। वैसे 4 पैर होते हैं लेकिन कुर्सियाँ 2 पैर, 4, 1 पैर, सिंगल पैर की भी आ जाती हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव आ चेयर, ठीक है, सिंपली आई हैव अ चेयर। और ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट, इट हैज़ 4 लेग्स। आई हैव अ चेयर, इट हैज़ 4 लेग्स। तो इसी प्रकार आप नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे, इट, चाहे वो डमी सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा हम कहेंगे यूज़ ऑफ इट फॉर इमोशंस, ठीक है, भावनाओं के लिए, या आप आपकी जो पैशन है उसको व्यक्त करने के लिए। हम कहें, जब कोई कहता है ये क्या है तो आप क्या बोलते हैं, आपका एग्जाम्पल आ गया प्यार है, कह दिया इसका ट्रांसलेशन करो तो क्या बनाओगे, तो आप कह सकते हैं इट इज़ लव, ठीक है, प्यार है, ठीक है। जैसे कभी कभी बोलना होता है इमोशन से, आपको कभी कभी आपका सिंपल रिप्लाई होता है, मान लीजिए आपका सिंपल रिप्लाई हुआ या सिंपल स्टेटमेंट हुआ, तो उसको आप कैसे लिखोगे, तो आप कह सकते हो, जैसे कह दिया बहुत साधारण है, बहुत साधारण है, ठीक है। तो आप इसका कैसे करोगे, कहोगे इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, क्या कहोगे, इट इज़ वेरी सिंपल। कभी कभी होता है कहते हैं कि आसान है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कहते हैं बहुत आसान है, बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, कहते हैं बहुत आसान है, तो इसका क्या बनाओगे, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो किसका दूसरा यूज आपको क्या बताया, फॉर इमोशंस सिंपल रिप्लाई, ठीक है ना, आपका कोई सिंपल स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं और इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जो चौथा यूज़ है आपका इट का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, किसके लिए, फॉर नेम ऑफ, आपका क्या हो जाएगा, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ठीक है, मंथ, ईयर्स, आपका जो आपके वेदर्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, डिकेड्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें होती हैं इनको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बताना हुआ, कहना हुआ कल सोमवार नहीं था, कल सोमवार नहीं था, तो आप इसको तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि yesterday was not Monday, ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं। तो हम कहेंगे it was not Monday
स्टरडे। हम कहेंगे इट वाज नॉट मंडे स्टरडे। मान लीजिए आपके किसी कोई फेस्टिवल है तो कहेंगे कल होली है, कल होली है। तो भाई फ्यूचर की बात कर रहा है तो हम कह देंगे इट इज़ होली टुमारो। या इसको हम और दूसरे रूप में कर सकते हैं, हम कहेंगे इट विल बी होली टुमारो। हम कहेंगे इट विल बी होली टुमारो, कल होली रहेगी या कल होली है। ठीक है, तो आपके चाहे मंथ हो, ईयर है, डेट हो, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं इनका कोई नाम हो, तो इसके लिए भी इनको भी दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का। मोस्टली ये स्पोकन में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, बट हम जो रूल आपको बता रहे हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बेस पे ग्रामर आप अगर अच्छे समझ लेते हो तो स्पोकन आपके लिए बहुत ही ईजी है। पहली बात तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी, सामने वाला चीज़ों को आसानी से समझ सकता है और आप चीज़ों को आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और देख ले रहे हैं इससे रिलेटेड। जैसे कह दिया ओले पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कह देंगे इट इज़ हेलिंग। हेलिंग मतलब होता है ओले पढ़ना। ठीक है, तो हम कह दें वर्षा हो रही थी, तो हम क्या कह देंगे इट वाज रेनिंग। ठीक है, सिंपली एकदम इजी होता है इट का यूज़। जैसे हम कहें गर्मी है, तो हम क्या कहेंगे, इसको सिंपली बना सकते हैं, तो इसको हम सिंपली बना सकते हैं इट इज़ समर। ठीक, तो इट का यूज़ हम आपको बताया, चाहे दिन का नाम बताना हो, चाहे समय बताना हो, चाहे आपके महीने का नाम बताना हो, साल का नाम बताना हो, मौसम बताना हो, कुछ भी बताना हो, ऐसे केसेस में इन चीज़ों को बताने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, सिंपली इट का यूज़। तो जो लास्ट यूज़ इसका है वो क्या है, यूज़ ऑफ इट इन द क्लेफ्ट सेंटेंसेस। क्लेफ्ट सेंटेंस होता है, जो क्लेफ्ट सेंटेंस होता है, जब भी आप समझ लीजिए क्लेफ्ट क्या होता है। क्लेफ्ट मतलब होता है टू डिवाइड एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को बांट देना। तो इसमें क्या होता है, जो क्लेफ्ट सेंटेंस होता है वो एक पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है। जब क्लेफ्ट सेंटेंस हम यूज़ करते हैं उसको दो रूपों में चेंज कर देते हैं, उसको हम बांट देते हैं। एक नई इन्फॉर्मेशन होती है, एक पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जो क्लेफ्ट सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो वो होता है जो व्हाट वेयर इट मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, दूसरा वो होता है जो आपका इट से शुरू होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे हम कह दें राधा वाज एब्सेंट स्टरडे। ठीक है, ये आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्लेफ्ट सेंटेंस बता रहे हैं, ऐसे में आप क्लेफ्ट सेंटेंस भी समझ लीजिएगा। हम कह दें राधा वाज एब्सेंट स्टरडे, तो अब हम जब इसको क्लेफ्ट सेंटेंस में, ये सिंपल आपका है, जब क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे, जैसे हम कह सकते हैं, आप मान लीजिए आपको पता है तो आप कहेंगे नो इट वाज मीरा हु वाज एब्सेंट स्टरडे। हम कहेंगे इट वाज आई हु हैड हेल्प्ड यू। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए। ये जो इट होता है
ये तो आपका डमी हुआ, बट ये जो होगा आपका हमेशा ऐसे, जब ऐसे क्लेफ्ट सेंटेंस जो होते हैं ऐसे केसेस में इट के बाद हमेशा वर्ब टू बी आता है। ठीक है, क्या आता है? वर्ब टू बी। टू में आपके क्या होता है? इज, एम, आर, वास, वर। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा आपका सब्जेक्टिव कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा कैसा आएगा? सब्जेक्टिव केस। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे से सेटिस्फाई होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। इट मीन्स ये सिंगुलर हुआ तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो आपका लास्ट यूज़ है वो है यूज ऑफ इट फॉर टाइम टेलिंग। जो आपका लास्ट यूज़ है यूज ऑफ इट फॉर टाइम, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। यूज ऑफ इट फॉर टाइम। देखिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट इसमें कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। जैसे आपको समय बताना हुआ, हम आपको बताना हुआ अभी 4 बजे हैं, तो टाइम के लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। तो इसको कह सकते हैं इट इज़ 4 o'clock नाउ। क्या कहेंगे? इट इज़ 4 o'clock नाउ, अभी 4 बजे हैं। मान लीजिए आपको बताना होगा 4:20 हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ 20 4:20 हुए हैं, 20 past 4। ठीक है, जब बजकर बताता है, मतलब कोई चीज़ बजकर होता है, मतलब मिनट बीत चुका होता है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट। और जब बाकी होता है उसके लिए टू यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। क्या कहना हुआ? 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ 20, हम कहेंगे इट इज़ 20 to 10, हम कहेंगे इट इज़ 20 to 10, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। देखिए, तो आप समय बताने के लिए समय से रिलेटेड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इंग्लिश में समय कैसे बताते हैं। तो आपका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितने प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है समय पूछने के लिए, और आप किस प्रकार से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। आपको एकदम ईजिली वे में बता देंगे, वादा करते हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप कोशिश किया करिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी, क्या नई चीज़ें आपने सीखी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।